जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जैसा कि प्री टाइम बैच में भी मिडाइवल मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निशांत सर ने अभी तक आपको गुरु नानक या सिख संप्रदाय से पहले तक का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको समझाया था, उस पर क्वेश्चन कराए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एक बार आज के जो दो टॉपिक हैं प्रमुख तौर पे, एक तो गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय से रिलेटेड टॉपिक और दूसरा मराठा से रिलेटेड टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं सबसे पहले गुरु नानक वाले टॉपिक पे या सिख संप्रदाय वाले टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है। तो जो सिख संप्रदाय है इसका जो शुरुआत है वो गुरु नानक से मानी जाती है, इसकी शुरुआत गुरु नानक से मानी जाती है। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी या ननकाना साहिब में हुआ था, ठीक है। ये वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब में है, ठीक है। अच्छा, ये ननकाना साहिब है जो जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, डेरा बाबा करतारपुर में। इसी के लिए पाकिस्तान और भारत ने संयुक्त परियोजना के नाम पे करतारपुर कॉरिडोर खोला था, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर 2019 में उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसमें किया गया था कि आप लोग इजी वे में केवल कुछ इनिशियल चेकिंग के बाद माध्यम से आप यहाँ पे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। एक कॉरिडोर बनाया गया था 3 किलोमीटर लंबा, 3 साढ़े 3 किलोमीटर लंबा, ठीक है। बात ये आती है कि इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो प्रश्न तो एक तो ये पूछ सकता है कि आपको करतारपुर कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए ये सिखों के लिए पवित्र है। ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है कि पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ये सिखों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ था उनका, गुरु नानक जी का। दूसरा इसमें आ सकता है कि यह पाकिस्तान में रावी तट पे अवस्थित है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट आ सकता है कि गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि हैं या संत थे, ठीक है, निर्गुण परंपरा के संत थे। ये 3 स्टेटमेंट आ सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है करतारपुर कॉरिडोर में इनका जन्म नहीं बल्कि मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, ये भी पाकिस्तान में है। ये करतारपुर जो है नारनौल जिला पड़ता है, नारनौल जिला पाकिस्तान में उसमें पड़ता है। और ये कहाँ पे है? शेखुपुरा जिले का भाग था पहले, ठीक है, पंजाब प्रांत में के ननकाना साहब नया जिला बनाया गया, ननकाना साहब जिला, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करतारपुर है ये रावी नदी के तट पे है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और ये निर्गुण भक्ति परंपरा संत के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका एक वो था प्रमुख, मतलब जैसे इनकी शिक्षाएं को अगर बोला जाए, ठीक है, तो शिक्षाओं की अगर बात की जाए तो नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है, नाम जपो, कीरत करो, ठीक है, कीरत करो और वंड छको, ठीक है। ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली गुरु नानक जी से, या फिर 10 गुरु में से किसी 4 के नाम दे सकता है, पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षाओं की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये एक ईश्वरवाद, जैसा कि मैंने बताया कि निर्गुण ब्रह्म परंपरा के उपासक हैं, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो उसमें भक्ति काल में मुख्यतः 4 जो है शाखाएं होती हैं, सगुण, निर्गुण, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। तो उसी में ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक वाले कवि हैं, ठीक है। इनकी अगर रचना देखी जाए तो सबद और जपजी साहिब, ठीक है, रचनाओं की बात की जाए तो सबद है और जपजी साहिब है, ठीक है। इनके संदर्भ में विशेष तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरु का लंगर, ठीक है, एक मुक्त सामुदायिक रसोई। अभी भी गुरुद्वारों में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और सिकंदर लोदी, उस समय ध्यान देंगे, ये पूछ सकता है प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अमूमन पीसीएस में ऐसे फैक्चुअल प्रश्न पूछने की परंपरा रही है, ठीक है, यूपीएससी में तो नहीं। यूपीएससी में क्या करता है कि ऐसे प्रश्न देगा, लेकिन वो करेगा ये कि उसमें से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जो जाहिर तौर पे गलत है, ठीक है, और आप उसको एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड यूपीएससी में काम कर देता है, लेकिन पीसीएस के संदर्भ में लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो सिकंदर लोधी ऐसे प्रश्न दे सकता है कि इन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना की थी वो बाबर के समय की थी, ठीक है, या फिर मतलब कोई और शासक का नाम दे देगा या अकबर का दे देगा जो बहुत ज्यादा फेमस रहे। आप सोचेंगे यार अकबर और ये समकालीन तो लगते हैं गुरु नानक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है समकालीन नहीं थे, ठीक है, मतलब समकालीन कह भी सकते हैं, नहीं भी थे, क्योंकि 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और अकबर का टाइम पीरियड आता 1554 के बाद से, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से वो अभी नाबालिग ही रहता, तभी उसका राज्यारोहण हुआ रहता है, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना के संदर्भ में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है।
तो ये ध्यान देंगे, 2-3 चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो करतारपुर कॉरिडोर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, करतारपुर साहिब वो पाकिस्तान में अवस्थित है। दूसरा, इन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी के समय की थी। ठीक है, ये सब चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, संसार के 9 क्षेत्रों में यात्रा, तो ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना और जो मतलब संसार के विभिन्न भागों में घूमे थे। ठीक है, अच्छा, इनका जो जन्म है, ठीक है, जो जन्म है उसमें उसे गुरु पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा जो जयंती थी, जयंती समारोह, ये गुरु पूर्णिमा या कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, ठीक है, अमूमन अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। ठीक है, तो इसको गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार गुरु परंपरा में, जैसे सिखों में 10 गुरु माने गए हैं और अंत में सबका समावेशन में माना गया है जो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो सिखों के 10 गुरु को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिख गुरु जो परंपरा है वो गुरु नानक से शुरू होती है। उसके बाद जो लहना थे, भाई लहना, उन उनका नाम आता है दूसरे गुरु के रूप में, द्वितीय सिख गुरु के रूप में। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? जब इनको गुरु की पदवी दी जाती है तो इनको अंगद बोला जाता है, गुरु अंगद। इनका प्रमुख मतलब ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में ये नाम पाते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो आप जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो पहले में गुरु नानक लिखेंगे, जाहिर सी बात है 10 गुरु परंपरा को आपको लिखना पड़ेगा, तो गुरु नानक लिखे। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट्स में बस 2-3 पॉइंट ऐड करना है कि जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। मृत्यु कहाँ पे हुई? करतारपुर में। जो सिख धर्म की स्थापना थी उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। ठीक है, 2-3 कीवर्ड। फिर गुरु अंगद का डाल देंगे। गुरु अंगद का डालने के बाद वहां पे बताएंगे कि गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया नहीं किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? गुरु नानक गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ठीक है, अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट आएगा तो अमूमन ऐसे स्टेटमेंट सही माने जाते हैं, लेकिन गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद माने जाते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, फिर इसी क्रम में आ जाते हैं गुरु अमरदास, जो जो धार्मिक संप्रदाय है, जो पूरा जो सिख धर्म का जो ढांचा है उसको इन्होंने स्थायित्व मतलब मूल आधार प्रदान किया। और जो पूरे जितने भी गुरुद्वारे का जो अब शिरोमणि मतलब जो गुरुद्वारा प्रबंधन सोसाइटी है उसको इन्होंने 22 गद्दियों में बांटा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाम लिख लेना सही है। ठीक है, हो सके तो इसका एक एक्रोनिम्स बनाइए। ठीक है, शुरू के पहले एक एक अक्षर का, गुरु अंगद। ठीक है, तो अंगद, अमरदास, रामदास, ऐसे करके आप अकाउंट बना के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो गुरु अमरदास को स्किप कर सकते हैं। इनका जो है अगले गुरु थे गुरु रामदास। इनको भी बस नाम याद आपको रखना है कि हाँ गुरु रामदास नाम के कोई गुरु थे। ठीक है, अगले जो गुरु थे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव अगले ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब तक 3 गुरु इंपॉर्टेंट है, तो गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो कि सिख धर्म में बहुत ही महत्ता पाता है। ठीक है, अगला इनके संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो जहांगीर द्वारा कैद इनको किया गया था फांसी, जो खुसरो जो शाहजादे थे उनकी सहायता करने के आरोप में इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, जहांगीर द्वारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगले जो गुरु आते हैं वो गुरु हरगोविंद आते हैं। और हरगोविंद जो है ये सिखों को लड़ाकू जाति में बदलने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अकाल तख्त की स्थापना, ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना करते हैं ये। ठीक है, और गुरु हरगोविंद भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदला था। ठीक है, इन सब पे देखिए 2-3 तरह के सिख संप्रदाय से रिलेटेड 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो स्टेटमेंट टाइप वाले, जैसे मैंने बताया था। दूसरे ऐसे बन सकते हैं कि आपको 4-5 गुरुओं के नाम दे देगा और बोलेगा कि क्रम से लगाइए, क्रोनोलॉजी समझाइए, क्योंकि क्रोनोलॉजी आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्रोनोलॉजी समझते होंगे तो क्रोनोलॉजी लगाने का ऑर्डर दे देगा। दूसरे 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन किसके समकालीन थे। ऐसे टाइप के प्रश्न यूपीएससी यूपीपीसीएस में बराबर पूछते रहते हैं। तो फैक्ट इस बुक में बहुत ज्यादा है और फैक्ट के आधार पे आप इस बुक को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, अपनी सीमाएं भी समझते हुए तब इस बुक के बारे में चलना है। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा 2-3 बार पढ़ेंगे तो कमांड हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि कमांड, लेकिन कमांड करने की जरूरत उतनी ही है। 2-3 चीजें मैं इसमें सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे मान लिया आप सिख धर्म से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ रहे हैं,
अब आपको ये पहली बार जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लेना हूँ। तो इससे बचना है। आपको करना क्या है कि सिख धर्म से रिलेटेड जब भी प्रश्न आए, ठीक है, सिख संप्रदाय से रिलेटेड जब भी प्रश्न आए और उन प्रश्नों को या तो आपके उत्तर गलत हो जाए या तुक्के से सही हो जाए, ठीक है, तो उसमें देखिए कि उससे रिलेटेड जो प्रश्न है या उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको पढ़ करके और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये करके काम चलाया जा सकता है। बाकी यूपीएससी या यूपीपीसी की अगर आप तैयारी करें तो स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिए। अब आ जाता हम लोग फिर से अगला, गुरु जो हर राय थे, ठीक है। तो गुरु हर राय ये भी इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, इनसे इनको स्किप करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन नाम याद रखना है। फिर गुरु हरकिशन थे, ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण ये था कि ये बाल गुरु उपनाम इनका था, बहुत ही कम अवधि में ये स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। अगले ये जो है गुरु तेग बहादुर, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आनंदपुर जिला है पाकिस्तान का, वहां पे इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, ठीक है, और कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया। उस समय भी कश्मीरी ब्राह्मणों का मुद्दा पीक था। तो क्या नाम है, इन्होंने संघर्ष किया था। अच्छा, और औरंगजेब ने इनको बोला था कि अगर आप इस्लाम नहीं स्वीकार करोगे तो आपको हम फांसी पे चढ़ा देंगे, ठीक है। और औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया। जहाँ शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, चांदनी चौक दिल्ली, जो आप उतरेंगे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से, ठीक है, तो उतर के दाएं साइड से आप जब जाएंगे लाल किले की तरफ तो शीशगंज गुरुद्वारा है, चांदनी चौक, ठीक है। तो वहां पे ये इनकी इनको मतलब शहीद, ये वहां पे शहीद हुए थे, तो इसलिए शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। तो गुरु तेग बहादुर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब तक 4 गुरु इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। पहला कौन? गुरु नानक, ठीक है। दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु तेग बहादुर, और एक और थे कौन से, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो ये 4 गुरु आपके इंपॉर्टेंट तब तक हो जाते हैं। बाकी सबका नाम एक बार देख लीजिएगा ताकि ये रहे कि हाँ गुरु परंपरा में ये भी थे, ठीक है। अगले ये जो गुरु गोविंद सिंह है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आज का वर्तमान में सिख धर्म का स्वरूप है वो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसा एक क्या था कि बैसाखी के दिन उन्होंने क्या किया था, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसे बोला गया था कि जो अच्छे सच्चे सिख है वो पंच ककार लेंगे, कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कच्छा, ठीक है, ये जरूर यूज करना है। नाम के साथ सिंह और कौर लगाने की परंपरा आई थी, ठीक है। ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप एक बार फैक्ट के तौर पे देख लेंगे, जैसे इनकी रचनाएं जफरनामा है, विचित्र नाटक, चंदी दीवार, ये सब पूछने की संभावना नहीं है। और ऐसे अगर पूछने लगे तो इतने हजारों फैक्ट हैं कि आपसे आप तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है कि जो मुगल शासक थे बहादुर शाह, उनसे संधि किया और मनसब प्राप्त किया, ठीक है, और दक्षिण में उसके साथ अभियान पर भी गए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया, आप कहेंगे यार अपने पूर्व गुरु की औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी तो ये क्यों अभियान पे क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट दे देगा कि गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि इन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इन्होंने पंच ककार के प्रयोग पे बल दिया। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा इन्होंने जहाँ एक तरफ बहादुर शाह से संधि की, वहीं उसके दूसरी तरफ उसके साथ दक्षिण में अभियान पे भी गए, ठीक है। पहला दोनों पे तो आपको, पंच ककार वाले पे तो आपको याद होगा। आनंदपुर साहिब वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि आनंदपुर साहिब की स्थापना जो क्या नाम है, आनंदपुर साहिब की स्थापना ये कर सकते हैं कि नहीं, या गुरु तेग बहादुर साहब ने की होगी कि नहीं खालसा की स्थापना, ठीक है। गुरु तेग बहादुर वाले में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया और उसके साथ दक्षिण अभियान पे भी गए, ये वाले फैक्ट में आपको लगेगा यार ये जो गुरु तेग बहादुर थे इनको इन्होंने, इनके जो पिछले शासक थे उन्होंने मरवा दिया था, तो क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काटेंगे और आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी, लेकिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है, और पंच ककार का भी श्रेय इनको मिलता है। और इन्होंने बहादुर शाह से संधि में एक मनसब भी प्राप्त किया और दक्षिण में उनके साथ अभियान पे भी गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा टॉपिक्स जो थे वो सिख धर्म से रिलेटेड थे। अब हम लोग आ जाते हैं शिवाजी पे, मराठा पे, जो कि आज का अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। मराठा राज्य और उसके संघ, ठीक है, मराठा राज्य और उसके संघ। तो इसमें जाहिर सी बात है मराठा जो संघ था ऐसा नहीं था कि शिवाजी के साथ ही शुरू हुआ था, ठीक है। मराठा जो संघ था वो शिवाजी के साथ शुरू नहीं हुआ था। ये मराठा बेसिकली इनके पिता जी थे, नाम मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो वो शाहजी भोसले, ठीक है। तो शाहजी भोसले इनके पिताजी थे और माता का नाम जीजाबाई या जीजीबाई था, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो शाहजी भोसले और जीजीबाई के पुत्र या जीजाबाई के पुत्र थे, ठीक है। तो जीजाबाई लिख दे रहा हूँ। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। इनका जन्म जो है, तो ये जो थे शाहजी भोसले, ये बेसिकली
बीजापुर सल्तनत थी उस समय। आप लोग को निशान सर ने बताया होगा कि जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट गया था। बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। ठीक है, तो ये 5 जब राज्यों में टूटा तो उसी में से एक बीजापुर सल्तनत था। और बीजापुर सल्तनत में इनके जो पिताजी थे साहजी भोसले, ठीक है, इनको पुणे और सुपे, ठीक है, सुपे एक जिला है, मतलब सुपे एक क्षेत्र है वहां का, पुणे, सुपे एंड पुणे, ठीक है, इसमें इनको इनके पिताजी को क्या मिला, वहां की जागीरदारी मिली। और फिर वहीं पे पुणे के समीप सिवनेर दुर्ग में 1930 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो रायगढ़ में बनाई और राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा किया गया। फैक्ट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा चीजें याद करते हुए और समझ के चलना है। ठीक है, समझ पाए तो समझ पाए, याद करने की कोशिश करना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, अच्छा, एक चीज ये है कि अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में, मतलब एक हम लोग ये बना लेते हैं चार्ट, फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट नाम का मैं एक काम करता हूँ कि एक बार पहले वो पीडीएफ खोल देता हूँ, बोर्ड खोल देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बोर्ड आ गया। अब एक बार हम लोग इनका एक बार फ्लो चार्ट बना के समझ लेते हैं। ठीक है, तो कि कैसे कैसे ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। तो सबसे पहले शाहजी भोसले, ये बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको बनाते चले। ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। आप लोग थोड़ा सा अपने भी मेहनत करेंगे तो याद रहेगी आपको चीजें। ठीक है, तो शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई या जीजी बाई जो भी होगा, एक बार नाम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, जीजाबाई से ये जन्म लिए। ठीक है, इन इनसे ये आ जाते हैं शिवाजी। ठीक है, और जाहिर सी बात है शिवाजी एक शादी तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो एंड यहाँ पे भी लगाइए, एंड यहाँ पे भी लगाइए। शिवाजी की 2 शादियां हुई थी, एक सई बाई से और एक स्वरा बाई से। ठीक है, तो एक सई बाई, नाम याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक सई बाई थी और एक सोयरा बाई थे, सोयरा बाई थी। ठीक है, सोयरा बाई, महाराष्ट्र में परंपरा है बाई लगाने की। एक तो ये हो जाते हैं और एक ये हो जाते हैं। ठीक है, शिवाजी और सई बाई। ठीक है, अब इनके 2 लड़के होते हैं, एक संभाजी और एक राजा राम। ठीक है, तो इनसे कौन होता है, संभाजी। ठीक है, संभाजी, जिसका औरंगजेब हत्या करवा देता है। ठीक है, 1679 में, 1679 में औरंगजेब क्या करता है, इनकी हत्या करवा देता है संभाजी की। दूसरा है शिवाजी और सोयराबाई, इनके लड़के का नाम क्या था, राजा राम। इनसे इनको जो लड़का होता है उसका नाम था राजा राम। ठीक है, फिर ये वंश परंपरा आगे बढ़ती है। संभाजी के बाद आ जाते हैं साहू जी। ठीक है, साहू जी, और उसके बाद पेशवा का आरंभ हो जाता है, पेशवा पद के बाद। ठीक है, यहाँ पे राजा राम भी 2 शादी करते हैं। ठीक है, तो एंड और 2 शादी कर लेते हैं, बस ये याद रखिए 2 शादी करते हैं। एक से इनको लड़का होता है संभाजी 2। ठीक है, पता नहीं ये 2 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, संभाजी 2 बेसिकली एक से ज्यादा बार नाम में आ जाता तो संभाजी 2 1 लगाने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक का नाम है शिवाजी 2 यहाँ पे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम आप लोगों को पता होगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ताराबाई। ताराबाई जो है राजा राम की पत्नी थी, और ये शिवाजी 2। ठीक है, शिवाजी 2। अब कहानी ये है कि जब औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया और शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया था, तो ताराबाई ने शिवाजी 2 नाम के जो 4 साल का बच्चा था उसको लेकर के ताराबाई ने सतारा में जो है अपना अपना प्रशासन चलाया। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके बाद फिर पेशवा का पद शुरू हो जाता है। ठीक है, और शिवाजी के 2 के बाद एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पे, एक राजा राम 2 नाम से यहाँ पे आते हैं, राजा राम 2। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी में पेशवा से संगोला की संधि होती है। ठीक है, 1750 में संगोला की संधि होती है, और छत्रपति का जो पद होता है वो नाम मात्र का होता है, अब पेशवा प्रमुख हो जाता है एकदम स्थायी तौर पे, लिखित तौर पे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये एक आप लोग फ्लो चार्ट देख लेंगे। ठीक है, और दूसरा अब हम लोग एक और फ्लो चार्ट इस पे देख लेते हैं, फिर चलते हैं उस पीडीएफ पे।
दूसरा फ्लो चार्ट है पेशवा का, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, इसमें भी देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ क्रम याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि पहले पेशवा कौन थे। तो इसके पहले भी पेशवा थे। अभी हम लोग शिवाजी के अष्टप्रधान पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पेशवा का पद क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे थे। तो बालाजी विश्वनाथ इसके पहले भी पेशवा थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ की बात से थोड़ा सा जो साहू जी जो थे, थोड़ा सा माना जाता है कि हाँ धीरे धीरे पेशवा के पद में स्थायित्व और वरीयता मिलने लगी थी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब मैंने अभी बताया था जो ताराबाई थी, जब साहू जी वहां से आजाद होकर आते हैं 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को आजाद कर दिया जाता है। मुगल ये सोचते हैं कि यार ये ले जाएंगे, आपस में कटेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे और हम लोग कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ताराबाई के खिलाफ बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर के साहू जी युद्ध करते हैं, ठीक है, युद्ध करते हैं और वहां पे ताराबाई से अधिकार लेते हैं। खेड़ा का युद्ध उसको बोला जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ से जाकर के अधिकार लेते हैं, बालाजी विश्वनाथ के साथ जाकर के ताराबाई से अधिकार लेते हैं। तो इसके बाद उनको लगता है कि यार सब कुछ जो हमने पाया बालाजी विश्वनाथ के कारण पाया, तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको वरीयता मिलने लगती है। तो बालाजी विश्वनाथ एक प्रमुख पेशा बन के उभरते हैं 1713 से 1720 की अवधि में, ठीक है, 1713 से 1720 की अवधि में। ये क्रम इंपॉर्टेंट है बालाजी विश्वनाथ का, कि बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आया। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव, ठीक है, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी आप लोग देखते हैं, मूवी देखी होगी अगर आपने, एक प्रियंका चोपड़ा थी, दीपिका पादुकोण थी और क्या नाम उनका, सिंह, कोई सिंह थे ना, ठीक है, जो भी हो। तो तीन जो है मतलब तीन त्रिकोण वाला ये फिल्म था। उसमें एक इनकी एक पत्नी का नाम था काशीबाई, जिसका रोल शायद प्रियंका गांधी ने किया था, ठीक है, काशीबाई। और दूसरा था एक मस्तानी, ठीक है, मस्तानी। वो कहानी आप लोगों ने देखी हुई, कहानी बताने की जरूरत तो है नहीं, फिल्म देखने में आप लोग माहिर हैं, ठीक है। बाजीराव प्रथम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने 41 लड़ाइयां लड़ी थी, 41 लड़ाइयां, और सारी की सारी लड़ाइयां इनको मानी जाती है कि इन्होंने जीती थी, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आ जाते हैं। बाजीराव की दो पत्नियां रहती हैं, एक मस्तानी एक काशीबाई। प्रियंका गांधी और दीपिका पादुकोण ने इनका रोल किया था। अब इनके मोटी मोटा तौर पे यहाँ से दो तीन धड़े निकाल सकते हैं। एक धड़ा इधर आता है, एक धड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक धड़ा इधर जाता है। मस्तानी से इनको एक लड़का था जिसका नाम था शमशेर बहादुर, ठीक है, शमशेर बहादुर। अब कौन था, क्या था, कैसे था, ये सब पे नहीं जाते हैं, बस आपको नाम याद रखना कि हाँ शमशेर बहादुर नाम का भी कोई लड़का था, ठीक है, शमशेर बहादुर नाम का लड़का था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो बाजीराव के बाद पेशवा बनते हैं वो थे बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बालाजी बाजीराव। ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ठीक है, इनका नाम बाजीराव प्रथम रख लीजिए, ठीक है, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, ये तीन पेशवा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव प्रथम, और फिर धीरे धीरे पेशवा में भी आ जाते हैं, धीरे धीरे पेशवा में भी खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर नाम दोहरा होने लगता है और धीरे धीरे इनकी महत्ता खत्म हो जाती है, ठीक है। माधवराव प्रथम करके ये थे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से एक बार अपने पीडीएफ पे चलते हैं, ठीक है, ये रहा पीडीएफ। अब शिवाजी का जो काल है वो एक बार क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इनको लगा, ठीक है। एक तो इन्होंने सबसे पहले जो है अपना, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि 19 फरवरी 1630, ठीक है, 19 फरवरी 1630, यहाँ पे पीडीएफ में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1930 में इनका जन्म होता है, फरवरी 1930 में। और 15 साल की उम्र में ही ये तोरण तोरण का सबसे पहला काम क्या करते हैं कि तोरण दुर्ग होता है, ठीक है, बीजापुर के अधीन तोरण किला, तोरण बीजापुर सल्तनत के भी जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है, बीजापुर सल्तनत। और इसके अधीन इन्होंने सबसे पहले 15 साल की उम्र में अपनी ये क्षमता दिखाते हैं और तोरण किले पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोंढाना, आप लोगों ने तान्हाजी फिल्म देखी होगी, तो हालांकि ये वाले कोंढाना पे इन्होंने खुद कब्जा किया, ठीक है, कोंढाना किले पे कब्जा किया, ठीक है। फिर 1665 के बाद जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई,
ठीक है। आगरा जाने पे सहमत हुए, फिर उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुआ, अपने पुत्र संभाजी को भेजा, वहां पे इनको गिरफ्तार किया गया, मतलब कैद में रखा गया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे टोकरी में बच के बाहर आए, कहानियां बचपन में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो 1666 में औरंगजेब द्वारा इनको आगरा में कैद किया कर लिया गया। इसके बाद एक 1670 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, यही जो कोंढाना था, ये मुगल कब्जा कर लेते हैं, मुगल और उनके जो सेनापति रहते हैं। तो तानाजी मालुसरे, जो आप लोगों ने तानाजी फिल्म देखी होगी, उनको भेजा जाता है वहां पे कि आप जाइए वहां पे उनको जीत के ले आइए कोंढाना, ठीक है। कोंढाना किले को वापस जीत के ले आइए। और उसके बाद वो वहां पे शहीद होते हैं। उनको कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ किला कर दिया जाता है। फिल्म में हम लोग देखी होगी, ये वास्तव में फैक्ट भी था, ठीक है। थोड़ी सी कहानी इधर उधर थी लेकिन बाकी फैक्ट था। तो कोंढाना किला एक बार 15 साल की उम्र के बाद में ही जीत लेते हैं। उसके बाद फिर 1670 में भी कोंढाना किला या तानाजी मालुसरे के साथ जो फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा उसको जीतते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 3 अप्रैल 1680 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पीसीएस वाले थोड़ा सा पूछ भी देते हैं कि कितने अप्रैल को मृत्यु कब हुई थी, तो ऑप्शन भी ऐसे देंगे 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। बताओ, मारो तुक्का, कितना तुक्का मारना है, ठीक है। तो 3 अप्रैल 1680, ठीक है। 3 अप्रैल 1680 को इनका जन्म होता है और मतलब मृत्यु होती है। अब बात यह है कि इस पर प्रश्न किस प्रकार के पूछेंगे। तो प्रश्न का मैंने बताया कि एक तो पूछ सकते हैं कि वंशावली में, ठीक है, कि किसके बाद कौन है। दूसरा पेशा से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। तीसरा थोड़ा सा इन सब के बारे में यूपीएससी में देना रहेगा तो स्टेटमेंट टाइप में प्रश्न दे देगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग यूपीएससी के प्रश्न को करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न है कि आप एकदम मतलब सिंपल बिना पढ़े उसके बारे में, बिना कोई विशेष जानकारी के यूपीएससी के प्रश्नों को आप कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ बिना पढ़े का, तो ये मतलब नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। बिना पढ़े का तात्पर्य ये है कि अगर आप उसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर पूर्व में आपने क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए होंगे तो आपसे वो हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है हम लोग चर्चा करेंगे जब अंत में इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। शायद वैसे इससे रिलेटेड जो प्रश्न है निशांत सर ने कराया हुआ है, लेकिन मैं भी देखूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला एक बार देख लेते हैं कि जो शिवाजी के अष्टप्रधान है। अब देख लीजिए यहाँ पे शिवाजी के जो अष्टप्रधान है, तो इसको आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री के तौर पे प्रमुख पाते हैं, ठीक है। पंडित राव धार्मिक मामलों के मंत्री होते हैं, ठीक है। सुमंत जो होता है सुमंत जो होता है विदेश मंत्री होता है। सेनापति या सर ए नौबत इसको बोला जाता है, ठीक है। पंडित राव को मैंने बताया था कि विद्वानों और धार्मिक मामलों का मंत्री होता है। एक न्यायाधीश होता है जो कि मुख्य न्यायाधीश का काम करता है। सचिव या शुरूनवीस होता है जो राजकीय पत्र व्यवहार का काम करता है। वकियानवीस होता है जो राजा के दैनिक कार्य और प्रतिदिन की कार्यवाही पर वित्त का विवरण रखता है, ठीक है। और अमात्य होता है जो कि वित्त एवं राजस्व मंत्री होता है। तो शिवाजी के ये अष्टप्रधान थे, इनको याद करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्रॉस मैचिंग टाइप के प्रश्न आएंगे। दे देगा कि पेशवा वित्त एवं राजस्व मंत्री, ठीक है। वकियानवीस दे देगा आपको पत्र व्यवहार का पता। शुरू नवीस या सचिव ये दे देगा कार्यवाही पे विवरण रखना। तो आपको कहेंगे यार ये तो मैचिंग ही दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये है, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ये परिषद का मुखिया, अगर इसकी बात की जाए इस अष्टप्रधान की, तो जाहिर सी बात है राजा का प्रधानमंत्री, तो ये परिषद का मुखिया जो कि वर्तमान प्रणाली है, ठीक है। और इनका जो शासन पद्धति थी इसको हम लोग बोलते हैं दक्कन शैली, ठीक है। तो अगर यूपीएससी में प्रश्न देना रहेगा तो स्टेटमेंट वाले में दे देगा कि शिवाजी का जो शासन प्रणाली था वो बेसिकली दक्कन शैली पे आधारित था। एक स्टेटमेंट ये दे देगा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें वकियानवीस जो होता है वो पत्र व्यवहार या इन सब का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि जो पेशवा थे वो राजा के वित्त या राजस्व मंत्री थे। तो आप कहेंगे यार हो सकता है, जैसा अमूमन लोग सही मान लेते हैं। तो इसको याद रखना है कि दक्कन शैली में इनका माना जाता है। दूसरा, राजा के प्रधानमंत्री थे पेशवा, न कि वित्त एवं राजस्व मंत्री। वो कौन था, अमात्य या मजूमदार थे, ठीक है। और वकियानवीस कौन थे, वो रोजमर्रा के कामों का विवरण रखते थे, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें एक ये जैसा कि मैंने बताया था कि जो पीडीएफ मिली है मुझे अंत में पढ़ाने के लिए, ये बेसिकली जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे उनकी बात करता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबको साथ में लेके चलने की, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप लोग वोट देने जरूर जाएं, जिस भी पार्टी को वोट देने जरूर जाएं। तो आ जाते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पे, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो कमेंट करके बताएं पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तब बात आगे बढ़ती है, ठीक है। तो पहला युद्ध जो था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच
भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है, ठीक है। और सेकेंड युद्ध लड़ा गया था, अकबर थे और एक थे अकबर के साथ हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू, हेमू बोल दिया जाता है। तो अकबर और हेमू के बीच सेकंड युद्ध हुआ था। फर्स्ट युद्ध हुआ था लोधी और बाबर के बीच, और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अमसा अब्दालिया अमसा दुर्रानी के बीच, ठीक है। अब एक बात यह है कि इनका जो पानीपत के पहले युद्ध के बाद स्थायित्व मतलब ये तो हो गया था कि भारत में मतलब कोई नई सत्ता मतलब लोधी अब शासन नहीं करेंगे। लेकिन आगे खानवा और घाघरा, ठीक है, खानवा और घाघरा का भी युद्ध होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे प्रश्न कैसे आता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि खानवा है ये, ठीक है, खानवा, ठीक है, खानवा। तो स्टेटमेंट इसमें कैसे आ जाएगा कि एक तो दे देगा कि क्रोनोलॉजी लगाइए क्रोनोलॉजी बहुत फेमस है, तो क्रोनोलॉजी लगाने में प्रश्न आ जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, तो ऐसे करके आपको क्रोनोलॉजी दे देगा, आपको उसको अरेंज करना रहेगा, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जैसा कि मैंने बताया था 1527 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसके बाद से मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे पानीपत के तृतीय युद्ध पे, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो इसमें मेंस में भी प्रश्न आया हुआ है कि जितने भी साम्राज्य प्रथम पे लड़ाइयां थी, शायद किसी ने प्रश्न ही पूछा भी था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे याद आ रहा है मैंने इस प्रश्न को लिखा था या किसी को बताया था, ठीक है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां यहाँ पे लड़ी जाती थी, मैदान था, ठीक है, अगल बगल गांव थे, पूरा खेती वगैरह थी, रसद की आपूर्ति आसानी थी, ठीक है, सड़क मार्ग से जुड़ाव था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इसकी बात हो रही है कि ये लड़ा गया था मराठास के बीच में और अहमद अब्दाली या दुर्रानी के बीच में। अहमद अब्दाली का साथ देने के लिए आए थे रुहेला सरदार और जो अवध का नवाब था, क्योंकि मराठाओं का दिक्कत क्या थी कि मराठा जिस भी शासन में, जब इसमें मेंस पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखा जाएगा कि जिस भी शासन में मराठा जहाँ पे भी जीतते थे उसको उसको नेतृत्व विहीन छोड़ देते थे, और केवल इनको राजस्व से मतलब रहता था, ठीक है। तो लूट खसोट खूब ज्यादा चलती थी उस समय, राजस्व से अपने मतलब था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तो इसीलिए जो रुहेला सरदार थे और जो अवध के नवाब थे, उनका मन खट्टा हो गया था और उन्होंने अहमद अब्दाली या दुर्रानी का स्वागत किया, ठीक है। और सदाशिव भाव जो मराठा सेना के सेनापति थे, उसमें जो है इनका मतलब आपस में लड़ाई होती है, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था, तो अहमद शाह अब्दाली जो अपना ने जो पंजाब वगैरह में जो अपने क्षेत्र जीते थे, उसमें तैमूर शाह को बैठाया था अपने प्रतिनिधि के तौर पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मराठों ने क्या किया, लाहौर से इसको निष्कासित कर दिया। अब वो खार खाए हुआ है और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो बेसिकली युद्ध का कारण क्या था कि नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन वो खुद शासन न करके किसी घोड़े को बैठाना चाहता था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अफगान का रहने वाला था, और अफगानिस्तान पर अधिकार जमाने के बाद उसने हिंदुस्तान पे बार बार चढ़ाई की, ठीक है, बार बार चढ़ाई की। और दिल्ली में जब आते थे तो जैसा कि मैंने बताया कि लूट खसोट ये सब करते हुए जाते थे। इसी बीच रुहेला सरदार और क्या नाम है, अवध के नवाब वाली भी कहानी हो गई, ठीक है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि जो पेशवा रहते हैं वो बालाजी बाजीराव रहते हैं, ठीक है। तो पेशवा पेशवा यहाँ पे कौन सा रहता है, पेशवा, तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव रहते हैं। और बालाजी बाजीराव क्या करते हैं कि अपने जो नाबालिग बेटे रहते हैं उनके नेतृत्व में भेजते हैं, ठीक है, नाबालिग बेटे के नेतृत्व में भेजते हैं, और सदाशिव भाऊराव जो कि उनके चचेरे भाई रहते हैं, उनको नेतृत्व सौंप देते हैं कि भाई देखो मेरा बेटा जा रहा है प्रतिनिधि के तौर पे, बाकी नेतृत्व तुमको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1761 में 14 जनवरी 1761 मराठाओं ने क्या किया, आक्रमण आरंभ किया, ठीक है। और इनके एक प्रमुख क्या रहता है उनका नाम, होलकर, होलकर कोई करके कोई रहता है सेनापति, माधवराव होलकर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वहां से छोड़ करके भाग आते हैं युद्ध में से, युद्ध के बीच में से। और इसके बाद से मुगल मराठा जो है कमजोर पड़ जाते हैं और ये हार जाते हैं। अब कूट संदेश भेजा जाता है बाजीराव को, ठीक है, कि दो मोती विलीन हो गए, दो लोग महत्वपूर्ण लोग मर गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबा और सिक्कों की तो पूरी गणना ही नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि जो काशीराज पंडित थे, जो कि इस युद्ध को प्रत्यक्ष तौर पे देखे थे, इन्होंने बताया थे कि बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पे
मराठों का सफाया होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार देख लीजिए कि शिवाजी का जो साम्राज्य था शिवाजी के समय पे कहाँ था। तो ये थोड़ा सा हम लोग ले आए हैं मैप निकाल के, ठीक है। अगर मैप आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो शिवाजी के समय शिवाजी का शासन यहाँ तक था। तो थोड़ा सा मैप में दिमाग में मैपिंग मैपिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये था, ये एरिया था महाराष्ट्र सतारा, ठीक है, कोल्हापुर सतारा रायगढ़, ठीक है, ये एरिया थे। और यहाँ आप लोगों ने देखिए बीजापुर इन्हीं के रहते थे, ठीक है। गोलकुंडा था, अहमदनगर था, ठीक है, बरार था, ठीक है, बीदर भी एक होगा यहीं पे, ठीक है। तो ये उस समय का मैप है। थोड़ा सा मैप ध्यान में रखने से क्या होता है कि चीजें याद करने में आसानी होती है। जो चीजें आप याद भी कर रहे हैं ना, एक बार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगर कमेंट वगैरह अगर आते हैं तो देखा जाएगा, इस पर चर्चा किया जाएगा। बात यह है कि जो भी हम लोग चीजें पढ़ते हैं, आप अगर पानीपत के तीसरे युद्ध को पढ़ रहे हैं तो आप सदाशिव भाऊ राव को महसूस कीजिए, घोड़े लड़ाइयों हाथियों वगैरह को महसूस कीजिए, और उसके चित्र को अपने दिमाग में बैठाएंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद में रहेंगी, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको क्या देखना है, ठीक है। तो एक ये कि साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किया। तो जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया है कि राजा राम ने, इसके बाद इनकी पत्नी ताराबाई ने, ठीक है। फिर वहां से आ जाते हैं साहू जी छूट करके, तो वो लड़ते हैं, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व था, तो उस समय ताराबाई के पास था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा क्वेश्चन आप लोग अपने स्तर से भी देखिएगा, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा पद, ये 1313 से 1720, ये सब पहले चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। संगोला की संधि, पेशवा का पद जो है, छत्रपति का जो पद है वो पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्रपति का जो पद है वो नाम मात्र का रहता है, ठीक है। और बालाजी बाजीराव के बाद से ये पेशवा का जो पद है वो पैतृक बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है परवर्ती मुगल शासक, ठीक है। तो परवर्ती मुगल शासक के संदर्भ में देख लीजिए ये, ठीक है। तो पहला है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। चल के नहीं रहा है, ठीक है। तो पहला बहादुर शाह प्रथम, इसका अन्य नाम क्या था, शाह आलम या मुअज्जम भी बोलते हैं, ठीक है। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के बाद जो लड़ाई होती है उसमें ये आगे निकलता है और 1707 से 1712 तक मतलब पद पे बना रहता है। इसके बाद आ जाते हैं जहांदार शाह, ठीक है। और जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फर्रुखियर क्या करता है, इनकी हत्या कर देता है और 1712 से 1713 तक के शासन में बने रहते हैं। उसके बाद फारूखियर आते हैं सैयद बंधुओं के साथ, ठीक है। और 1717 का जो फरमान है जिसको लेकर के आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इस फरमान का मतलब अब क्या किया, ठीक है, फरमान का किस प्रकार दुरुपयोग किया। तो 1717 का जो फरमान था, प्रसिद्ध फरमान, वो यही देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को 3000 वार्षिक के बदले बिना अतिरिक्त चुंगी के व्यापार करने का अधिकार, समझ लीजिए 3000 रुपए में ही, ठीक है। 3000 रुपए में ही भारत गिरवी हो गया, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह आ जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबे समय तक शासन करता है। आप देखेंगे 10 साल 5 साल ऐसे शासन कर रहा है। उसमें 1719 से 1748 तक। इसी के समय एक प्रमुख घटना होती है नादिर शाह का आक्रमण, जो कि अमर शाह अब्दाली का रिलेटिव रहता है, ठीक है, मतलब बड़ा बुजुर्ग रहता है। अब ये नादिर शाह आक्रमण करता है और मयूर सिंहासन लेके जाता है, ठीक है, मयूर सिंहासन लेके जाता है। तो एक प्रश्न पीसेस में ऐसे आ सकता है कि मयूर सिंहासन पे अंतिम में बैठने वाला मुगल शासक कौन था, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला थे, ठीक है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं, इनको रंगीला भी बोला जाता है, हाँ रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, रंगीला राम रंग मिजाज, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय और फिर बहादुर शाह द्वितीय के बाद से माना जाता है या काम खत्म, ठीक है। तो ये जब चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। अब ये सब मिसलिनियस बचता है। और मुगल काल के जो मुगल काल से रिलेटेड ये क्यों दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, एक बार इनको घुमाते घुमाते चलते हैं ताकि चीजें आपको याद में रहे बोलते हुए। जैसे आप इस वीडियो को लगा के सुन भी सकते हैं, देखना इसमें जरूरी नहीं है। जैसे तुलसीदास की बात की जा रही है, तो 1532 से 1623 के बीच इनका जीवन काल रहता है। प्रमुख रामचरितमानस जिसको लेकर के ये 50 से भी ज्यादा देशों में प्रसिद्ध है, ठीक है। और मतलब अगर हम हिंदी पट्टी की बात करें तो अमूमन हर महीने हर रोज किसी न किसी कहीं न कहीं इनका गायन चलता रहता है। अवधी भाषा में रचित है, ठीक है। रामचरितमानस विनय पत्रिका के लिए ये प्रसिद्ध है। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है और आईना अकबरी में इनका नाम उल्लेख मिलता है। फिर एक और इसमें आ जाता है अकबर का मकबरा के संदर्भ में, ठीक है। तो अकबर का मकबरा आगरा
जो आगरा है, आगरा के सिकंदरा गांव में, ठीक है, सिकंदरा गांव में सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया था मूलतः ये, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे अकबर द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है और जहांगीर जो अकबर का लड़का था वो इसको पूरा करवाता है, ठीक है। ये 5 मंजिली एक इमारत है, ठीक है, और इसमें गुंबद नहीं है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें गुंबद नहीं है। जैसे 5 मंजिला है और ऊपर के बाद ऐसे ऐसे करते करते ये मंजिलें छोटी होती जाती हैं, ठीक है। जैसे 5 मंजिल है, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और फिर मीनारें आ जाती हैं। तो ऐसे करके इसमें गुंबद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये हो जाते हैं। तुलसीदास के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, जैसे उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो बड़े ग्रंथों में गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ठीक है, ये सब है। और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, ये सब जो है छोटे ग्रंथों में आ जाती है, ठीक है। बाकी इसमें सब आप इसको घुमाते चलिए, कोई फैक्ट देखिए, इस बुक में एक चीज है कि फैक्ट की बहुत ज्यादा भरमार है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, ये थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, कि मजहर जारी करने वाला अकबर, मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि थी तो सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। और ये मजहर क्या था, मजहर था कि अगर कोई भी धार्मिक वाद विवाद होगा तो मेरा ही फैसला सर्वोच्च होगा, ठीक है। तो मजहर के संदर्भ में एक बार इसको देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी। जरी कलम थी और एक सीरी कलम थी। तो जरी कलम जो था वो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, ये क्या करते थे, कलम से लिखते थे, ठीक है, रिकॉर्ड लिखते थे, तो इसलिए इनको जरी कलम। और एक और आता है इसमें सीरी कलम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ याद आ गया, सीरी कलम। इसकी उपाधि किसको दी गई थी, तो अकबर के चित्रकार थे, क्या नाम था उनका, अब्दुल समद, ठीक है। तो उनको ये सीरी कलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। हुमायूं के भी थे लेकिन अकबर ने उनको ज्यादा प्रश्रय दिया। फिर हरि विजय सूरी जो कि जैन साधु थे, उनको जगत गुरु का उपाधि से सम्मानित किया था अकबर ने। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक बार इसको देखते चलिएगा, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो मतलब बहुत ही ज्यादा फैक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट है। अच्छा, फैक्ट वाले जो चीजें हैं उनको अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हो, प्रश्न में आ रहा है, कहीं प्रश्न आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या कहीं भी अन्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को महत्वपूर्ण मान के चलिएगा, ठीक है। फिर मध्यकाल में विविध दिया हुआ है, ठीक है। जैसे चालगानी अमीर किसके शासन काल में थे, तो इल्तुतमिश के शासन काल में थे। ये सब आप लोगों को निशान सर ने बताया होगा, ठीक है। प्रतीक मुद्रा किसने जारी की थी, तो मोहम्मद तुगलक ने। नोटबंदी के सिलसिले में बहुत बार चर्चा में आया। सड़क आजम का निर्माण किसने किया था, मतलब सड़क आजम की उपाधि किसकी थी, तो शेर शाह की थी। आईने दसाला पद्धति अकबर की, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। वैसे फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मैं बचने की सलाह दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको भी, ठीक है। और उसके बाद से आज का जो ये टॉपिक है, ये मतलब ये फैक्ट फैक्ट ही है, ठीक है। इसमें आपको करना ये है कि जैसे कहाँ पे था ये, ठीक है, ये सब आपको मुगल काल वगैरह में पढ़ाया गया था, ठीक है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है ये कि चंदायन किसकी रचना थी, तो ये साहित्य के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुल्ला दाऊद की थी। मुल्ला कवि जो चांदा गाई जे सुना ते गा मुरझाई, तो मुल्ला दाऊद की कविता थी चांदायन, ठीक है। पद्मावती कथा दामोदर कवि, ठीक है। और पद्मावत किसकी थी, तो एक इसमें और इंपॉर्टेंट जो छूट गया वो था पद्मावत, और ये थी मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। अमीर खुसरो की आशिका और सोमनाथ की राग विभोद, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो चांदायन, ठीक है, ये राग विभोद और पद्मावती कथा। पद्मावती कथा जो नाम सुनेंगे और जायसी दे देगा ऑप्शन में तो तुरंत मैचिंग में आप लोग मार देंगे जायसी। तो उनकी क्या थी, पद्मावत, ठीक है। फिर एक वारकरी संप्रदाय के बारे में। वारकरी संप्रदाय क्या है, ये विठोबा देवता की पूजा करते हैं जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। मुख्य पीठ इसकी पंढरपुर महाराष्ट्र में, और वहां से आप देखेंगे कि वारी वरकारी यात्रा निकलती है, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पे, पंढरपुर महाराष्ट्र में। संत ज्ञानेश्वर इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और विठोबा की पूजा करते हैं, एक कृष्ण की अवतार माने जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाकी सब चीज छोटी मोटी जो चीजें हैं, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में, ठीक है, कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और मान सिंह थे, अकबर इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं गया था, ठीक है। तो परिणाम माना जाता है कि, लेकिन राजस्थान का इतिहास नहीं मानता है। अगर जो राजस्थान की तैयारी करे होंगे वो नहीं मानेंगे कि महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब मध्यकालीन का जो टॉपिक है इसी के साथ समाप्ति होता है। और हम लोग शुभारंभ करेंगे कल आधुनिक भारत का इतिहास से, ठीक है। और आधुनिक भारत के इतिहास की जहां तक हम लोग बात करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम लोग
कल जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बंगाल के जो नवाब थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, कल मैं आऊंगा तो थोड़ा सा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूंगा कि मध्यकालीन इतिहास के बाद क्या छूटा रह गया, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास जो कि मोटे तौर पे 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद खत्म होता है और प्रमुखता पाता है 1750 से। तो इस बीच में क्या ऐसा कुछ घट रहा था भारत में, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहले से ही 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के अंत से ही होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और बंगाल में नवाब कैसे थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे सब पे प्रभुत्व पाया, ठीक है। क्षेत्रीय राज्य उस समय कौन कौन से थे, ये सब थोड़ा सा हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो कल ये सब थोड़ा सा तैयार करके लाइएगा, कल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निपटाने की, ठीक है। तो इसी के साथ एक चीज आप लोग को ये ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा इसके प्रचार वगैरह करते रहिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और नंबर तो आप लोग के पास है ही, ठीक है। नंबर है ही, तो 88 40 75 19 12 इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास के साथ। जय हिंद।